हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है ज्योमेट्री का बेसिक्स वो स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों इसके पहले जो है फिफ्थ वाला जो चैप्टर है वो प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है, वो हम बाद में भी कर सकते हैं, छोटा सा चैप्टर है। वो है हमारा यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिड ने सबसे पहले कोई ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए थे, उसको हमारे क्या है पोस्टुलेट्स, एक्सियम्स हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज मैं बाद में बता दूंगा। तो बेसिकली हम जो आपकी ज्योमेट्री की शुरुआत है वो चैप्टर नंबर 6 से शुरू हो गई, ठीक है। तो इन वाले को थोड़ा सा ही टॉपिक वो हम बाद में भी कर सकते हैं, मैं पहले बेसिकली जिसमें टाइम कंज्यूम होने वाला है वो टॉपिक हम पहले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ज्योमेट्री की शुरुआत है, आपकी जो भी 9th क्लास और 10th क्लास की ज्योमेट्री उसका बेसिक्स यहाँ से शुरू होता है। और अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको अगर पीछे कुछ भी नहीं पढ़ाया गया देन ऑल्सो मैं सब कुछ एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ, सब कुछ नोट पे नोट करना है, समझना है, ये प्रॉपर्टीज हमेशा ध्यान रखनी है, उसी के बाद आप ज्योमेट्री की जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व कर पाओ। तो एक तरह से समझ लेते हैं, आज से हम ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ज्योमेट्री के बारे में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। तो यहाँ से आप 1 to 1 ध्यान से सुनिएगा, ठीक। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है बच्चों वो है लाइंस एंड एंगल्स। क्लियर, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। लेट अस फॉरगेट इट। अभी देखते हैं क्या मैं बता रहा हूं, ठीक। चलिए, जो एंगल्स होते हैं बच्चों उनका मेजरमेंट कितना है डिग्रीज में, उसके आधार पे उसको हम अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ओके। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, मतलब 0 से 90 के बीच में हो, ऐसे एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। 90 डिग्री परफेक्ट, अगर 90 डिग्री मेजरमेंट है देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल। देन यदि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में मेजरमेंट है, मतलब 90 से तो ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, तो हम कहेंगे उसको ऑब्ट्यूज एंगल। देन अगर परफेक्टली 180 डिग्री है देन इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका मेजरमेंट कितना होता है, ये परफेक्टली कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? स्ट्रेट एंगल कहा गया है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद 360 फिक्स हो जाए तो उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। समझ आ गया? अब 0 डिग्री में तो 0 एंगल बोल सकते हैं, दैट इज नॉट एन एंगल, ओके। तो बेसिकली 5 मेन प्रकार के 0 से 360 तक एंगल्स होते हैं, ठीक। चलिए, अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है, कई बार आगे काम आते हैं आपके। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स ये एक तरह से एंगल्स के जोड़े हैं, पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर का मतलब होता है उसमें दो एंगल्स होते हैं। ऐसे कोई भी दो एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री आ जाए उस जोड़े को हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। समझ आएगा? तो ये दोनों पेयर है, पेयर की प्रॉपर्टीज होती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स? A pair of angles, ध्यान देना पेयर, ठीक है। अब कई बच्चों से पूछते हैं व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? सर जिनका सम 90 होता है, जिनका मतलब किनका? 10 एंगल का सम भी तो 90 हो सकता है, 5 का सम भी 90 हो सकता है। नहीं, गलत है। होना क्या चाहिए? पेयर ऑफ एंगल्स, सिर्फ जोड़ा हो। जोड़े का मतलब सिर्फ दो एंगल्स जिनका सम 90 आ जाए कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल्स जिनका सम 180 आ जाए सप्लीमेंट्री। एस फॉर स्ट्रेट एंगल, याद रहेगा? अभी बताया मैंने स्ट्रेट एस, तो सप्लीमेंट्री के सी होता है, ठीक है। पर एबीसीडी में पहले सी आता है, बाद में ऐसा छोटा बड़ा, पहले वाला कम है बाद वाला बड़ा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर अ पेयर ऑफ एंगल्स हैविंग सम 90 डिग्री व्हेreas सप्लीमेंट्री एंगल्स आर अ पेयर ऑफ एंगल्स हैविंग सम 180 डिग्री। याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, तो पेयर बहुत जरूरी है, कंप्लीट जवाब देना। उसके बाद हमारा है जो लीनियर पेयर एक्सियम। अब ये शब्द है एक्सियम, ये हमारा पिछले 5th चैप्टर से ही आया है। एक्सियम और पोस्टुलेट, ये दो चीजें। पोस्टुलेट होता है कोई असम्पशन जिसका ज्योमेट्री में प्रयोग होता है, समझ आ गया? ज्योमेट्री में प्रयोग होने के लिए हम कोई भी असम्पशन यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? अज्यूम करते हैं कोई भी चीज, वो क्या कहलाता है? पोस्टुलेट कहलाता है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन वो ज्योमेट्री से रिलेटेड होना चाहिए। और एक्सियम बच्चों कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं कि ज्योमेट्री से संबंधित हो। एक्सियम इज एनीथिंग व्हिच इज टेकन टू बी ट्रू। फैक्चुअल जो चीज होती है ना, फैक्ट क्या होता है? जो कि हमेशा सही होता है, ठीक। और उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे होता है ना, हाँ, सांच को आंच क्या, तो जैसे सपोज आपको बोला जाए कि भाई मेरे हाथ में कुछ 1 रुपये के 10 कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स है? 1 रुपये के 10 कॉइन्स है। अब मैं उसको उछाल दूं खाली कमरे में और 2-3 लोग हैं वहां पर, बोलूंगी कि सब लोग कॉइन्स जिसको जो मिले उठा लेना फटाफट। तो 10 के 10 कॉइन्स कई बच्चों ने उठा लिए। अब मैं बोलूं मान लो 4 बच्चों ने कॉइन्स उठाए, तो एक ने कुछ उठाए, दूसरे ने कुछ उठाए, तीसरे ने कुछ उठाए, चौथे ने कुछ उठाए, तो मुझे तो चारों को जितने भी कॉइन्स मिलेंगे सारे को ढूंढ लिया उन्होंने, उनका सम कितना होगा? 10 रुपीस आएगा। क्यों? क्योंकि 10 ही उछाले। तो इसका मतलब इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, समझ आ गया? अब ध्यान सुनना, एक्सियम इज समथिंग व्हिच नीड नॉट बी प्रूव्ड, व्हिच इज टेकन एज ट्रू, जिसको सही
हम मान लेते हैं क्योंकि सही होता है, उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती, ऑब्वियस ट्रुथ जो होते हैं, समझ आगे नहीं, फैक्ट होते हैं। तो लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है कि क्या होता है? लीनियर का मतलब लाइन और पेयर मतलब जोड़ा। अगर मैं एक लाइन बना दूं बच्चों, तो इस लाइन पे एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट के अबाउट पूरा जो एंगल एक रखा 180 डिग्री होता है, हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक, 180 डिग्री पूरा एंगल है। अब मैं इस पॉइंट से कोई भी रे खींच दिया, तो रे खींचने के कारण ये जो पूरा 180 डिग्री एंगल दो भागों में बट गया, एक एंगल ए एक एंगल बी, समझ में आ गया? तो एंगल ए और एंगल बी को सम करूंगा, जोड़ूंगा, तो 180 तो आने वाला है, क्योंकि 180 के तो दो हिस्से हुए हैं। तो सीखा क्या हमने? एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे खींचने के बाद में जो एक पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं दोनों, उनका सम 180 डिग्री होता है, समझ में आ गया? द सम ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स, बहुत जरूरी चीज है पेयर, formed on a straight line is 180 degree, समझ में आ गया? the sum of the pair of angles formed on a straight line is 180 degree। एक स्ट्रेट लाइन पे एक जोड़ी एंगल बन जाता है, तो उसका सम कितना होता है? 180 होता है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल का सम 180 होता है, स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 होता है, ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पे ये एंगल ए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। जब कभी आपको लिखना हो इस तरह से, तो आप हमेशा रिजल्ट लिखेंगे आगे लीनियर पेयर एक्सियोम, पूरा शब्दों में लिखना दो चार बार, बाद में शॉर्ट में ये लिख सकते हैं, क्वेश्चंस करेंगे लीनियर पेयर एक्सियोम। तो इन तीन शब्दों का मतलब पूरा ये स्टेटमेंट है, समझ में आ गया? स्टेटमेंट याद होना चाहिए, एग्जाम में, टेस्ट में, क्वेश्चंस में आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे। जब भी ये नहीं लिखा हो बिना रीजन के बच्चों 50% मार्क्स कट जाएंगे अगर अपने प्रॉपर स्टेप्स का रीजन नहीं लिखोगे, ज्योमेट्री में, ठीक है? ये क्लियर? अच्छा, अब इसी का एक और फॉर्मेट है जो मैं आगे लिखूंगा। मान लीजिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसमें मैं एक रे बनाने के बजाय दो रे बना दी, दो रे बना दी, तो यहाँ पे अब ये जो 180 डिग्री का एंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? तीन पार्ट्स में, तो तीनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, समझ में आ गया? तीनों का सम आ जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं, चार एंगल होंगे तो चार का सम 180 आ जाएगा, क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो दो है, दो पे भी वही बात लागू होती है, तीन है चार पे वही बात लागू होती है। मैं आगे लिखूंगा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 पे लिखूंगा, ये चीज समझ में आ गई? चलिए, उसके बाद एक और हमारा प्रॉपर्टी है बच्चों कि कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी। कंप्लीट एंगल का मतलब है ये बिंदु है, पॉइंट है, पॉइंट के चारों तरफ मैं खूब सारी रेस खींच ली, तो हमको पता है कि कंप्लीट चारों तरफ जो होता है एंगल वो कितना होता है? 360 डिग्री। भाई ये लाइन से तो यहां से मैं नापना चाहता हूं, फुल राउंड घूम करके आ जाए, तो यहां तक तो 180 और नीचे भी 180, 180 360 हो गया, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, समझ आएगा? ठीक है, अभी इस बिंदु के चारों तरफ जितने भी एंगल्स हैं सबका सम कितना आएगा? 360। अब फिलहाल मैंने चार एंगल बना लिए इस बिंदु के चारों, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, तो इन चारों का सम कितना आएगा? 360। ये किसी न किसी क्वेश्चन में आपके इंप्रूव भी कर लेंगे, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन एग्जांपल्स होगा वहां देख लेंगे, ठीक है? तो यहां प्रॉपर्टी कैसे की हमने? द सम ऑफ क्या ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड अराउंड द पॉइंट इज 360 डिग्रीज। किसी भी बिंदु के चारों जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सबका सम कितना आएगा? 360 डिग्रीज होगा, ठीक है? अब मैं लिखवाने जा रहा हूं कोई प्रॉपर्टी, इसका मैंने बताया कि अगर एक दो से ज्यादा एंगल बने लाइन पे तो भी सम कितना आएगा? 180 डिग्रीज भी आएगा, ठीक है? चलिए, तो अगली प्रॉपर्टी हमारी पॉइंट नंबर 6। क्या पॉइंट नंबर 6? द सम ऑफ all the angles formed on a straight line is 180 degree। कितने भी एंगल बने, 2 3 4, मान लो मैं यहाँ पे 3 बना लेता हूँ, चलिए, तो यहाँ पे सपोज इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, सारे के एंगल बने ना, ये कोण है, तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसको कितना? 180 डिग्री। इसका कोई शॉर्टकट स्टेटमेंट नहीं है कि इसको पूरा लिखना पड़ेगा, सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180, ब्रैकेट पूरा रिजल्ट कर लेंगे। इसका तो शॉर्टकट है लीनियर पेयर एक्सियोम LPE। यहां तक क्लियर बच्चों? चलिए, उसके बाद हम लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 7। कुछ डेफिनेशंस है हमारे बच्चों। एक और हमारी प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ASPT, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल्स के तीन एंगल्स की प्रॉपर्टी सम की। तो हमको पता है बच्चों, अगर एक ट्रायंगल है तो उसके तीन एंगल होते हैं, तीन एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अभी क्यों होता है 180 डिग्री? आपने छोटी क्लासेस में किसी टीचर से पूछा नहीं होगा कि 180 क्यों होता है, हमको तो नहीं पता क्यों होता है, तो उसको हम साबित भी करेंगे ज्योमेट्रिकल तरीके से, समझ में क्या? Why is the sum of three angles equal to 180 degree? How is it that? ठीक है, तो पिछली क्लास में सिर्फ आपको बता दें कि याद कर लो, सम 180 है, क्वाड्रेंट के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। क्यों होता है?
वो भी हम प्रूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी में, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों ASPT। तो अगर लिखता हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसका तो कितना 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में रीजनिंग क्यों लिखा है ऐसा, तो हम लिख देंगे ASPT, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर है? चलिए ये था हमारा क्या, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। इसके बाद हम बच्चों एक डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन है हमारा अगला, इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको बोलते हैं, यहां पे क्लियर है। इसको प्रूव करेंगे बाद में, ठीक है। पर मैं सारे प्रॉपर्टीज ब्रीफ में समझा दूं, विल प्रूव इट। चलिए ये बता देता हूं मैं। सुझाव है बच्चों मेरा, ये चैप्टर करने से पहले बार रीडिंग मार लेना, तो इसका जो चैप्टर ना यूक्लिड का पोस्टुलेट्स वगैरह, वो एक बार रीडिंग मार लेना तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही थ्योरेटिकल तो मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं होते। नेक्स्ट हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग बच्चों ये भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेयर के लिए है, सिर्फ जोड़ा। इंटरसेक्टिंग सिर्फ दो लाइंस के लिए, दो लाइन यदि एक दूसरे को काटते हुए निकल जाए तो एक ऐसा बिंदु होगा जहां से दोनों गुजर रही है, कॉमन पॉइंट। तो ऐसी लाइन जो एक कॉमन पॉइंट से होते हुए गुजर जाए उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अ पेयर ऑफ लाइन, और पेयर हमेशा जो दो ही होता है, ठीक है, संख्या में। पेयर ऑफ लाइंस दैट पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। आगे लिखना है मैंने लिखना आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब इसका प्रॉपर डेफिनेशन, पिन पॉइंट, पेयर ऑफ लाइंस दैट पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट, ठीक है। और वो जो कॉमन पॉइंट है ना बच्चों, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए जो लाइंस होती है बच्चों उनको रिप्रेजेंट हम दो तरीके से करते हैं, तो कैपिटल लेटर्स A B C D या फिर स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइंस L और M है। स्मॉल लेटर में सिंगल लेटर दिखाना है एक एंड पे, और कैपिटल लेटर में तो दोनों एंड पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइंस L और M कहां कट रही है, पॉइंट O पर कट रही है। तो O हमारा कॉमन पॉइंट हो गया भाई, O से ये भी गुजर रही है और O से ये भी गुजर रही है, तो दो ही लाइंस एक बिंदु से गुजर जाए इंटरसेक्टिंग। दो से ज्यादा गुजर जाए, दो से ज्यादा मतलब तीन भी हो सकती है, चार भी, पांच, छह, एनी नंबर ऑफ लाइंस, तो उस अवस्था में उनको इंटरसेक्टिंग नहीं कहेंगे, उनको बोलेंगे कनकरेंट लाइंस। तो बेसिक फर्क समझ में आ गया, इंटरसेक्टिंग सिर्फ दो के लिए होता है और कनकरेंट होता है मोर देन टू लाइंस, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ, यहाँ पे क्या हो गया, O है हमारा, कॉमन पॉइंट क्या है हमारा, O, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 9 हमारा कनकरेंट लाइंस। क्या बता रहे हैं, more than two lines that pass through a common point, more than two lines that pass through a common point, more than two lines that pass through a common point, इनको बोलते हैं concurrent lines। common point है point of concurrence, कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंस। चलिए एक लाइन मिली, एक और लाइन मिली, एक और लाइन मिली, चलो तीन बना लेते हैं। ये L है, ये N है और ये N। ये हमारा सपोज पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट P जो है वो पॉइंट ऑफ कंकरेंस है। ये तीनों कंकरेंट लाइंस होगी, एक मोर देन टू, दो से ज्यादा नीचे कितनी भी हो कोई फर्क नहीं, समझ में आ गया। चलिए ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हमारा कंकरेंट। तो भाई लाइन जो है ना, अगर मैं दो ही ले लूं, दो, तो या तो वो काटेंगी, या तो काटेंगी या फिर वो नहीं काटेंगी। जब दो लाइन से तो कभी ना कटे, तो मतलब क्या होनी चाहिए, वो आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल की डिफरेंस क्या हो गया, ऐसी दो लाइंस, दो से ज्यादा भी हो सकती है, ऊपर नीचे खूब सारी, ऐसी दो या दो से ज्यादा लाइन जो कभी ना कटे, कितना ही बढ़ा दो उनको, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगला हमारा डेफिनेशन क्या होगी, पैरेलल लाइंस की होगी, ठीक। चलिए तो ये मैं कर देता हूं, पॉइंट नंबर 6 नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। पॉइंट नंबर 10,
पैरेलल लाइंस। Two or more lines that never meet each other क्या कहलाती है वो? पैरेलल। तो मान लीजिए ये लाइन है सपोज L है, ये दूसरी लाइन है M। तो इन दोनों ऑप्शन में से एक पक्का होगा, या तो वो पैरेलल होंगे, और अगर पैरेलल नहीं है तो फिर वो इंटरसेक्टिंग। समझ में आएगा? ये लाइन कैसे होगी? पैरेलल। तो उसको लिखेंगे सिंबॉलिकली L पैरेलल टू M। समझ में आ गया? L पैरेलल टू M। अब मुझे बताना बच्चों ये तो पैरेलल है, ठीक है? अगर मैंने बना दिया ऐसी लाइन, यहां से सुनना, तो पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि लाइन और लाइन सेगमेंट पे क्या फर्क है। लाइन सेगमेंट फिक्स लंबाई का एक सेगमेंट होता है, क्योंकि लाइन क्या होती है वो इनफिनिटी से दोनों ओर बढ़ती रहती है। अब दिखने में ये पैरेलल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि इंटरसेक्ट भी कहां कर रही है, कट तो नहीं रही है। बच्चों यहां दिख नहीं रहा कटेगी, लेकिन ये यहां खत्म नहीं हो गई है, ये आगे चलेगी ना, ये आगे चलेगी तो कहीं ना कहीं ये कट जाएगा। इवन तो यहां काटते हुए दिखाया नहीं गया है, बट व्हेन प्रोड्यूस दे विल इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट। तो इस प्रकार की लाइन जो आपको तिरछी दिखाएं, पता है बढ़ाने से कट जाएगी, बट कटती हुई दिख नहीं रही आपको पेपर पे, वो भी इंटरसेक्टिंग ही होती है। तो सीधी बात है, या तो पैरेलल है और ये पता पैरेलल है, वो एक समान नहीं है, ये क्या है, इस कैटेगरी की लाइन होगी। तो चाहे वो कटते हुए दिखे, आपको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो दिख भी सकता है और न भी दिखे, ये संभव है। तो ये भी क्या किस कैटेगरी में आएंगी? ये इंटरसेक्टिंग लाइन से ही। समझ में आ गया? जो पैरेलल है वो इंटरसेक्टिंग है। समझ में आ गया? चलो ये का कॉन्सेप्ट हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, कंकरेंट लाइंस क्या होती है, एंड पैरेलल क्या होती है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंस। क्लियर है? तो दो के लिए इंटरसेक्टिंग और दो से ज्यादा के लिए कंकरेंट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, अगली जो मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूं बच्चों, 99% बच्चों को नहीं पता होती डेफिनेशन। ठीक है कि नहीं? क्या इवन टीचर्स भी कई बार गड़बड़ बता देते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। अगली जो है 11th नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला हमारा है ट्रांसवर्स। ध्यान से सुनो, हमको कम से कम दो या दो से ज्यादा लाइंस लेंगे, कम से कम दो। चलो मैंने ले ली ये दो लाइंस, समझना ध्यान से, दो लाइंस, ये दो से ज्यादा ले सकता हूं। नीचे ले लेता हूं, एक दो तीन, हाँ है ना? ये सपोज P है, ये Q है, ये L एंड मैंने यहाँ पे पैरेलल लिए, लगे यहाँ पे पैरेलल, और हो सकता है मैं पैरेलल न भी लूं, तो ये दो सपोज पैरेलल नहीं है, ये कैसे जा रही है, ये कैसे जा रही है? ये हमारी अगेन वही है P एंड Q, ये पैरेलल नहीं है, और हो सकता है तीनों भी पैरेलल ना हो। ये कैसे ले लेता हूँ, ये कैसे ले लेता हूँ, ऐसे। ओके, तो ये तो पैरेलल है और ये पैरेलल नहीं। ध्यान से सुनेंगे, दो या दो से ज्यादा लाइंस को काटते हुए अगर एक सिंगल लाइन चली जाए उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, एक समतल में, ये प्लेन है, प्लेन सर्फेस है, एक समतल पे दो या दो से ज्यादा लाइंस को काटते हुए एक कॉमन लाइन चल जाएगी, ये काट गई, सपोज ये R, ये काट दिया, सपोज ये S, ये काट दिया, सपोज ये P है, ये काट दिया, वो काम करते, ये O ले लेते हैं, LMNO, PQR, PQS, ये सपोज T, अलग अलग ले लेते, समझ में आ गया? तो बताइए, यहाँ पे दो पैरेलल्स को इसने काटा, दो नॉन पैरेलल्स को मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस को काटा, तीन पैरेलल को काटा, पैरेलल नहीं है तीन, इनको काटा। तो यहाँ पे ये जो कॉमन सिंगल लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल है। अब होता क्या ट्रांसवर्सल? कई बच्चों को गलतफहमी है कि अगर एक लाइन दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को काटते तो ही ट्रांसवर्सल होता है, तो मुझे गलत है। पैरेलल को काटे तो भी ट्रांसवर्सल, और पैरेलल नहीं है काटे तो भी ट्रांसवर्सल। तो सीखा क्या हमने? किसी एक समतल में, प्लेन में
दो या दो से अधिक लाइंस को काट करके जाने वाली जो लाइन है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। समझ में आ गया? A line that intersects two or more lines, two or more lines in a plane। समझ में आ गया? वो जिन लाइंस को काट रही है जरूरी नहीं हो पैरेलल ही हो, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो in following figures R, S, O and T, like R, S, O and T, lines R, S, O and T are transversal। ये लाइन हमारी ट्रांसवर्सल है। समझ में आ गया? R है, S है, O है और T है। मीनिंग समझ में आ गया? दो या दो से अधिक लाइंस को एक समतल में काट के जाने वाली कॉमन लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया ट्रांसवर्सल बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हमने पढ़ा है लाइंस दो लाइंस या तो पैरेलल होंगी या पैरेलल नहीं होंगी। चलिए पहले जो पैरेलल नहीं है मतलब इंटरसेक्टिंग, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो अगला हमारा है पार्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? चलिए मान लो ये दो लाइंस आपस में कट रही है, इस दो पैरेलल है, दो लाइंस आपस में कट गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O। तो कभी भी दो लाइंस आपस में कटती हैं तो उनके कटने के कारण इंटरसेक्शन पॉइंट के इर्द गिर्द चार एंगल बनते हैं। उन चार में से आमने सामने के जो एंगल्स का जोड़ा होता है ना उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टेक्स मतलब इनकी चौंच आपस में मिली हुई है ना आमने सामने। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो एंगल है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल नीचे वाला होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इसके बराबर आएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा। ठीक है, if two lines intersect each other then the pair of vertically opposite angles are equal। यहाँ पे एंगल A बराबर तो एंगल B होना चाहिए एंड एंगल C होना चाहिए बराबर एंगल B। तो कारण लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर बच्चों? ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस की प्रॉपर्टी। जब भी कोई दो लाइंस आपस में कट जाएं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का जोड़ा बराबर होता है। अब मुझे बताओ इन चार एंगल्स में से अगर मैं आपको एक एंगल दे दूं तो हम सॉल्व निकाल सकते हैं। पता है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैंने आपको दे दिया 30। अब गौर करना 30 के सामने वाला 30 इजी। अब अगर C और D में से एक निकल जाएगा तो सामने वाला निकल जाएगा। अब मुझे बताना सिर्फ ये 30 ना 30 ऐसे ये लाइन ऐसे जाएगी, ये इधर का मैंने 30 बता दिया और इधर का हमको नहीं पता। बच्चों ये पूरा का पूरा देखो 180 लीनियर पेयर एक्सियम भाई इस स्ट्रेट लाइन पे एक जोड़े में सिर्फ ऊपर पकड़ लेंगे, एक जोड़े में बन गया। तो अगर इन दोनों का सम 180 है तो 180 में से ये 30 तो ऊपर वाला ये कितना होना चाहिए 150 होना चाहिए। तो ये 150 आ गया, लीनियर पेयर एक्सियम से निकाल गया। ये 150 है तो सामने वाला भी 150 होना चाहिए वर्टिकल। तो हमने चारों निकाले, इसके बराबर ये और इससे पहले हमने ये निकाला तो उसके बराबर ये निकाला। तो हमको क्या है किसी भी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के जो चार एंगल्स होते हैं उन चारों में से एक देने से सारा निकाल सकते हैं। हमारे क्वेश्चंस आएंगे उनको बाद में बताएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। तीन अलग-अलग प्रॉपर्टीज आती है पैरेलल लाइंस में। तो कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज है देखते हैं हम। देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज involved in parallel। ठीक है, ये है हमारा पॉइंट नंबर आई थिंक 13। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस तीन प्रॉपर्टी आती है। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों पहले आती है हमारी अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी।
अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स का जो जोड़ा होता है दो पैरेलल्स के बीच में क्या होता है? इक्वल। अब मैं बता दूं ये पैरेलल्स की प्रॉपर्टी तुमको एक तो दो पैरेलल्स बनानी है, ध्यान से समझना बच्चों। ये L ये दो लाइंस पैरेलल, अब हमको दोनों को काटते हुए एक ट्रांसवर्सल घेरना है। सपोज ये N, तो यहां मैं लिख देता हूं L तो पैरेलल किसके? N, ठीक है। एंड व्हाट इज N? N क्या है हमारा? ट्रांसवर्सल। तो जो मैं तीनों प्रॉपर्टी लिखा हूं ये तो हमको बनानी पड़ेगा। दो लाइन पैरेलल और एक क्या आएगा हमारा? ट्रांसवर्सल आता है, ठीक है। अब अल्टरनेट एंगल्स किसको बोलते हैं? ठीक है ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? तीन प्रॉपर्टीज अल्टरनेट एंगल्स की। किस जोड़े को अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं? वो एंगल किस जोड़े को अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं वो समझना ध्यान से। सबसे पहले तो अल्टरनेट एंगल जो होते हैं क्या? formed at different vertices, अलग अलग बिंदु पे बनते हैं। अब देखो इस बिंदु पे चार एंगल 1 2 3 4, इस बिंदु पे भी चार एंगल 1 2 3 4। तो अगर मान लो मैंने ये एंगल चुन लिया, तो ये एंगल किस वर्टेक्स पे बन रहा है? इसका अल्टरनेट ना नीचे बनेगा। इस बिंदु पे तीनों में से कोई नहीं हो सकता। अल्टरनेट एंगल एक ही बिंदु पे नहीं होते, जबकि वर्टिकल अपोजिट मैंने बताया था एक ही बिंदु पे होते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो अलग अलग बिंदु पर होता है। अगर इन चारों में से कोई भी ले लूं तो इसका जोड़ीदार अल्टरनेट एंगल नीचे वालों के से होगा। पहले पॉइंट फॉर्म एट डिफरेंट वर्टिसेस। इसका अगला इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल जो होती है बच्चों उनके अपोजिट साइड से बनते हैं। अब ये ट्रांसवर्सल इसके दो साइड हो गए, ये वाला हो गया ये वाला हो गया। तो अगर ये एंगल मैंने इस तरफ का लिया है तो अपोजिट मतलब उस तरफ होना चाहिए। तो इन दोनों में से नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन। अपोजिट होनी चाहिए। ये दिशा का मतलब क्या है समझना। डायरेक्शन होता है अगर सपोज मैं किसी तरफ को ऐसे हाथ खोल के खड़ा हूं तो मेरे दोनों जो आर्म्स एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा फेस किधर है? इन दोनों आर्म्स के बीच में, तो ये दिशा होगी। किसी भी एंगल की दिशा वो होती है जिस तरफ उसका मुंह खोला हुआ मगरमच्छ की तरह, ठीक। अब एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, ये सारे मैंने एंगल्स बना दिए। उनके डायरेक्शन बतानी तो अंदाजे से एक रेख डॉटेड बीचों बीच खींचो। इसका मुंह इधर खुला हुआ है, इसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है, इसका मुंह इधर खुला हुआ है। समझ आ गया? किसी भी एंगल की डायरेक्शन कैसे होगी? जिस तरफ उसका दोनों आर्म्स खुली हुई है वो रीजन क्या कहलाता है उसका, और डायरेक्शन होगी सेंटर। अंदाजे से, ठीक है। तो क्या बताया मैंने यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स को जो अलग बिंदुओं में बने ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स, एक इधर एक उधर, एंड डायरेक्शन अपोजिट। चलो अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मुझे इस एंगल का अल्टरनेट निकालना। सपोज एंगल ए है, इसका मुझे अल्टरनेट एंगल निकालना। तो पहला बात करते हैं फॉर्म एट डिफरेंट वर्टेक्सेस, अलग अलग बिंदुओं पे बनना चाहिए। वर्टेक्स ये होता है, ठीक है। तो ये अगर इस वर्टेक्स पे बन गया तो ये और ये तो हो नहीं सकता। इस वर्टेक्स में ये तीनों नहीं हो सकते। इन चारों में से कुछ हो सकता है। तो पहला प्रॉपर्टी यूज करिए हमने कि भैया ये तीनों कैंसिल हो गए, इन चारों में से कुछ हो सकता है अलग बिंदु। चलो ये लगा दिया हमने। अगला फॉर्म ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स। अब ये एंगल इस तरफ है ट्रांसवर्सल के, तो दूसरा वाला उस तरफ होना चाहिए। तो मतलब ये संबंध नहीं है। अब इन दोनों में से कोई सा है। अब हमारा तीसरा पॉइंट आएगा ना डायरेक्शन अपोजिट। तो मुझे उल्टी दिशा पता है। अब मान लो मैं ये तीर इधर चला रहा है, उल्टा मतलब क्या हो गया? इस तरफ आना चाहिए। अपोजिट ये होता है ना, बिल्कुल 180 डिग्री टर्न। इस एंगल की डायरेक्शन में बना दूं ये। तो अब बताओ इन दोनों में से कौन सा एंगल है जिसकी दिशा बिल्कुल उल्टी है? इसकी तो इधर है और इसकी इधर है। अब जरा चेक करके बता दो ये वाला जो है बिल्कुल उल्टा है दूसरे के। ये तो और ही नहीं जा रहा है, ये उल्टा हो गया। ध्यान देंगे ये जो एंगल है बच्चों ये इसका अल्टरनेट हो गया, इसका अल्टरनेट हो गया। समझ में आ गया? ठीक। चलो एक तो मैंने ये बता दिया। अब मैं इसी में रब करके एक और चीज बता रहा हूं। ये सारे फालतू चीजें बना रहा हूं। मैंने अंदर का लिया, ठीक है ना। ये अंदर का लो तो ये अल्टरनेट, ये अंदर वाला तो इस तरफ अल्टरनेट। अंदर वाले का अल्टरनेट अंदर वाला होता, बाहर वाले का बाहर वाला। तो मैं इनको बोलूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ए है, ये बी है। हम लिख सकते हैं क्या?
में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? ऐसे बाहर के भी हो सकते हैं हमारे। अब देखो अगर मैं ए और बी ये ना लेके सपोज ये ले लूंगा, सपोज एक मैंने ले लिया ये x। अब देखते हैं इसका अल्टरनेट क्या होगा। तो पहली बात अगर ये x यहां बन रहा है तो इन तीनों में से नहीं हो सकता इसका अल्टरनेट, तो ये कैंसिल हो गया। फिर ये इस तरफ बना है तो इन दोनों अब इधर होना चाहिए, इन दोनों में भी नहीं होगा, सेम तरफ हो गया, इन दोनों में से होना चाहिए। अब इन दोनों में से इसके उल्टी दिशा में कौन सा होगा? ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया? जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं चाहे अंदर वाले चाहे बाहर वाले इक्वल होते हैं। अब मैं x और y बराबर कर दूंगा। एंगल x किसके बराबर हो गया? एंगल y। कारण क्या रखेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर, बाहर नहीं। तो इंटीरियर मतलब दोनों के अंदर वाले, दोनों लाइंस के बीच वाले, एक्सटीरियर मतलब बाहर के। तो ध्यान देना बहुत इजी है। अगर मैं अंदर वाले की बात कर रहा हूं, ये इधर वाला इधर वाले के बराबर, इधर वाले इधर वाले के बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर। बाहर वाले की बात कर रहा हूं, इधर वाला इसके बराबर, इधर वाला इसके बराबर। समझ आ गया? तो ये दोनों चीजें हो गई। ये था हमारा बच्चों क्या? अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। समझ आ गया? अब इसका एक उल्टा प्रॉपर्टी है, कन्वर्स। कन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? उल्टी प्रॉपर्टी। मान लीजिए दो लाइंस और हमको बिल्कुल आइडिया नहीं कि पैरेलल है कि नहीं। तो देखो यहां क्या पता था? पैरेलल है, और पैरेलल है, ट्रांसवर्सल काट रही है, तो अल्टरनेट बराबर। अब यहां पे सिर्फ दो लाइंस है, हमको नहीं पता पैरेलल है कि नहीं, और ट्रांसवर्सल काट रही है। मैंने बताया था चाहे वो पैरेलल हो नॉन पैरेलल हो, ये तो ट्रांसवर्सल ही होगी। तो कोई दो लाइंस को अगर ट्रांसवर्सल इस प्रकार से काट ले कि अल्टरनेट एंगल्स बराबर है, तो देखो अल्टरनेट एंगल तो है नहीं, तो अगर अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो जाए तो लाइन से पैरेलल हो जाएगी। उल्टी प्रॉपर्टी। तो ध्यान देना, अगर पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल काटे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, यदि दो लाइंस को ट्रांसवर्सल इस प्रकार से काटे कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, तो लाइंस पैरेलल। एक alternate angles between two lines। अब मैं तो पैरेलल बोल रहा हूं, दो लाइंस के बीच का alternate angles है, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो। if alternate angles between two lines are equal then the lines are parallel। ये दोनों प्रॉपर्टीज कन्वर्सली यूज होती है। देखो अच्छे से हम लोग नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। चलिए इसको मिटा दिया जाए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी ए के बाद मैं कर रहा हूं बी पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज पार्ट बी। क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पेयर ऑफ यहां तक लिख देंगे अल्टरनेट की जगह corresponding angles found between two parallels is equal। चलिए तो अगेन सेम चीज है, इस बार मैं वापस एंगल बता देता हूं। ए लिखना है, ठीक है। तो एल और एम हमारे क्योंकि पहले से प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एल और एम पैरेलल एंड एन हमारा ट्रांसवर्स है। ठीक है, चलो हमें बताने जा रहा हूं बच्चों प्रॉपर्टीज किसकी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। किन एंगल्स के जोड़े को कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं? चलिए सबसे पहला फॉर्म एट डिफरेंट वर्टेक्स। बिल्कुल अल्टरनेट एंगल्स के जोड़े की तरह ये अलग-अलग वर्टेक्स बनते हैं। तो अगर एक एंगल भी यहां का लूंगा चारों में से तो फिर मुझे नीचे का लेना पड़ेगा इस वर्टेक्स का। ठीक है, तो पहला पॉइंट सेम टू सेम है। उसके बाद बच्चों यहां नीचे जो दो जगह अपोजिट है ना उनको हम हटा करके सेम कर देंगे। फॉर्म ऑन सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल डायरेक्शन सेम। ये बहुत बेवकूफी चीज है, समझ आएगा? दो जो अपोजिट वर्ड थे उनको सेम कर दिया, हमारी प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, अब इसके आधार पर चेक करते हैं। ये मैंने एंगल ले लिया, अब मुझे इसका कॉरस्पॉन्डिंग ढूंढना है। तो सीधी बात है, ये इस वर्टेक्स पे बना तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। नीचे में से चार में से कोई हो सकता है। फिर पहला पॉइंट यूज किया, फिर कह रहा है फॉर्म ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जिस ओर ये है उसी ओर बनेगा, तो
तो ये दोनों नहीं हो सकते दूसरे मोहल्ले, ये इस तरफ वाला है। अब इन दोनों में से कोई है, अब अगला क्या है, दिशा भी सेम होनी चाहिए, उसमें अपोजिट थी। चलो इस एंगल का मुंह नीचे की ओर खुला हुआ, इन दोनों में से इसका तो ऊपर की ओर, इसका नीचे की ओर, लेकिन ये डायरेक्शन सेम हुई ना, ये सेम हुई ना डायरेक्शन। तो ए जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, बी। तो ध्यान देना, इधर वाला नीचे वाला, इधर वाला नीचे वाला, इधर वाला ऊपर वाला, इधर वाला ऊपर, ये ऊपर का, ये ऊपर, ये नीचे का, ये नीचे का। समझ में आ गया। इसमें एक्सटीरियर इंटीरियर भी होगा, एक इंटीरियर होगा तो एक एक्सटीरियर होगा, तो इसमें इस प्रकार के दो क्लासिफिकेशन नहीं होगा, सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग। तो चार जोड़े बनेंगे, ये इसके बराबर, इधर का नीचे का, नीचे का, ये दोनों बराबर, ऊपर के बराबर, नीचे नीचे के बराबर, ऊपर ऊपर का एक, ये दोनों और ये नीचे। समझ में आने के लिए क्या, तो ये हो गया हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी। तो मैं लिख देंगे क्या, एंगल ए बराबर एंगल बी, एक जोड़ा लिखना है, ठीक है। और कारण क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। चलिए कॉन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, सेम। यदि कोई भी दो लाइंस को काटते हुए ट्रांसवर्सल चली जाए इस प्रकार से, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाए, तो लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो कॉन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या लिख देंगे बताइए, एक अल्टरनेट दिया क्या है, ये भी दो लाइंस हैं ट्रांसवर्सल काट रही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो if corresponding angles between two lines are equal then the lines are parallel। तो यदि हमको पता है if एंगल A बराबर है एंगल B के, उस अवस्था में क्या हो जाएगा, then L पैरेलल हो जाएगा n। समझ में आ गया। ये है बच्चों हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, बिल्कुल मिलती जुलती है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन और क्या है, साइड सेम आ रहा है, ठीक है। चलिए लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नंबर सी, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, देख लेते हैं। इसको हम कंसेक्यूटिव एंगल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव एंगल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। सी को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, पहले तो बता दूं को इंटीरियर एंगल्स होते हैं पेयर ऑफ एंगल्स between two parallel lines on the same side of transversal। समझ में आ गया, ये लाइन पैरेलल, ये हमारा ट्रांसवर्सल, L पैरेलल M एंड N इक्वल टू ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब क्या, ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल्स को काटा, तो एक ही तरफ के जो अंदर वाले दो एंगल्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं कोइंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हियर एंगल A एंड एंगल B आर को इंटीरियर या फिर कंसेक्यूटिव एंगल्स, ध्यान रखना, को इंटीरियर या फिर कंसेक्यूटिव। अब प्रॉपर्टी क्या है वो समझ लो। प्रॉपर्टी क्या है, यदि दो पैरेलल को काटते हुए ट्रांसवर्सल चली जाए तो को इंटीरियर एंगल्स मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के अंदर वाले दो एंगल चाहिए, इधर के ले लो चाहे इधर के ले लो, इनका सम 180 होगा। समझ में आ गया, इनका सम क्या होता है, 180 आएगा, क्लियर। तो if two parallel lines are intersected by a transversal, then the pair of then the sum of co-interior angles between them is 180 डिग्री। समझ में आ गया। तो C
सीधी बात यहाँ पे क्या कर देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ फोर इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस, सम ऑफ एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस, बस ये रीजन है। पैरेलल के बीच के कोऑर्डिनेट एंगल्स हैं, इधर सम कितना आ गया 180। उल्टी प्रॉपर्टी क्या है, यदि दो लाइंस पता नहीं पैरेलल है नहीं है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से काट रही है, एलआर के बारे में कोई आईडिया नहीं है, इस प्रकार से काट रही है कि कोऑर्डिनेट एंगल्स का सम 180 आ जाए तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। कॉन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है, उल्टी प्रॉपर्टी। तो अगर पहले से पैरेलल पता है उनका सम 180, सम 180 पता है तो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। ओके, sum of co-interior angles between two lines is 180 degree, then the lines are parallel। तो यदि मैं बता दूं कि एंगल A प्लस एंगल B is equal to 180, एक तरफ क्या है ना ट्रांसवर्सल के अंदर वाले, तो then L पैरेलल होना चाहिए क्या M, ये कन्वर्स प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस भी चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, पैरेलल हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन टू लाइंस ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब अगर ये दोनों पैरेलल है ना तो नॉर्मली हम इसको पैरेलल के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए ध्यान देने में पैरेलल ही देता हूं। बट ध्यान देना कि अगर मान लो लाइंस पैरेलल नहीं पता है तो भी कोइंटेरियर तो होंगे। ठीक है, तो अगर इनका सम 180 आ जाए तो लाइंस पैरेलल, नहीं आ जाए तो नहीं है पैरेलल। तो कोइंटेरियर तो हमेशा ही ध्यान देना है। कई बार होता है मुझे ये तो पैरेलल दिया ही नहीं तो कोइंटेरियर कैसे होगा, कोइंटेरियर दे आर ऑलवेज कोइंटेरियर, बट हम क्योंकि प्रॉपर्टीज पैरेलल चीज ले रहे हैं तो मैंने यहां पैरेलल लिखा। ठीक है, तो ये था जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, और फिर जो हमको चीजें प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, एक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 कैसे होता है, और एक और आएगा लास्ट प्रॉपर्टी हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये मैं दो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इनको प्रूव करवाऊंगा, और उसके बाद बच्चों प्रॉपर एक्सरसाइज के पहले एग्जांपल्स करेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो आपके लगभग 3 एक्सरसाइज हैं और कुछ उसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप ये सारा अच्छे से रिवाइज करके लर्न कर लेना, इससे पहले कि हम नेक्स्ट पार्ट पे चले। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।